everyone, I hope you all are fine. Okay, today I am going to share my new video about disposal of fixed asset, ठीक है, which is also the method of depreciation expense. ये भी एक depreciation expense का basically method नहीं है, एक तरह से concept है disposal of fixed asset का. अच्छा, इस सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे होता क्या है. ठीक है, कभी कभी कंपनी ऐसा भी करती है कि वो फिक्स एसेट परचेज़ करती है, ठीक है, उसको कुछ अर्से इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद वो उस फिक्स एसेट को बेच देती है. ठीक है, वो इस फिक्स एसेट को बेच देती है क्योंकि उसके यूज़ पे नहीं होता है, या उसके और उसकी या तो उसकी फ़र्दर यूज़ पे नहीं होता है, या मशीन उसको उस फिक्स एसेट की फ़र्दर रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, तो कंपनी मोस्टली कुछ कंपनीज़ ये करती हैं कि वो क्या करती हैं, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से पहले ही, सपोज़ कि उसकी एस्टिमेटेड लाइफ अगर 5 साल होती है तो मशीन 3 साल इस्तेमाल करके कंपनी 3 साल इस्तेमाल करके उसको बेच देती है. ठीक है, कभी कभी 4 साल इस्तेमाल कर देती है. ठीक है, और उसको फिर बेच देती है मार्केट में. तो ये जो मेथड है कि कंपनी बेच देती है, तो कभी कभी उस कंपनी को लॉस होता है और कभी कभी गेन भी होता है. तो ये बेसिकली मेथड बेस है लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल. ठीक है, वी कैन अफोर्ड लॉस एंड वी कैन गेन एज वेल ऑन डिस्पोजल. ठीक है, हमें लॉस भी हो सकता है और हमें गेन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इस मेथड के थ्रू. तो मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ. ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी प्रॉब्लम. डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट नॉट फुली डेप्रिशिएटेड, पूरी तरह से डेप्रिशिएटेड नहीं होता वो. ठीक है, जितने साल उस मशीन को इस्तेमाल किया गया होता है उतने सालों का हम उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट कर लेते हैं. उसके बाद कंपनी बेच देती है उस मशीन को. एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10,000 वॉज परचेज ऑन अक्टूबर 1st 1996. इक्विपमेंट की कॉस्ट जो कि 10,000 थी परचेज़ की गई अक्टूबर में अक्टूबर 1st को 1996 को. इट मीन्स अक्टूबर कैलकुलेट होगा. द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज़ 4 years एंड द सेल्वेज वैल्यू वॉज 2000. जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी वो 4 साल थी और सेल्वेज वैल्यू 2000 थी. ऑन April 30th 1998 द कंपनी डिसाइडेड टू सेल द इक्विपमेंट बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. कंपनी को 1998 को ये पता चलता है कि अब इस इक्विपमेंट की मुझे नीड नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, 1996 को इस्तेमाल करती है, 1997 को इक्विपमेंट को इस्तेमाल करती है, लेकिन 1998 को अप्रैल की 30 तारीख को भी सोचती है कि अब इस इक्विपमेंट को बेच देना चाहिए क्योंकि हमारी फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट वॉज 1500 ऑन दैट डेट. जब वो मशीन को बेचती है, जब वो इस इक्विपमेंट को बेचती है तो वो कितने में बिकता है ये भी बताया हुआ है आपको कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, 1500. ठीक है, अच्छा, इसकी कंप्यूटेशन तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. पहले उन्होंने रिक्वायरमेंट में मांगा हुआ है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अप टू April 30th 1998. मतलब जब तक कंपनी ने मशीन को इस्तेमाल किया, इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया, तब तक का आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करें. ठीक है, और उसके बाद पास एडजस्टिंग एंट्री ऑन April 30th 1998 फॉर डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट. उसके बाद आप डिस्पोजल की जो भी कंप्यूटेशन है और उसकी एंट्रीज वगैरह जो भी मेक करनी है आपको वो मेक करें. सही, तो सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि यहाँ पे मेंशन है. द कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड द क्लोजिंग डे ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर इज दिसंबर. इसका मतलब ये है कि जन से लेकर दिसंबर तक कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है, क्योंकि कुछ कंपनीज़ का जून से लेकर जुलाई तक भी होता है, इसलिए मेंशन होता है. ठीक है, स्पेशली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको कि कंपनी कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है, क्या वो जैन से लेकर दिसंबर तक का फॉलो करती है या जून से लेकर जुलाई तक का फॉलो करती है. ठीक है, तो ये सब आपको मेंशन होगा सवाल में, इसलिए मैं बार बार ये पढ़ रही हूँ कि कंपनी कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है, इसको भी आपको अपने माइंड में रखना है. सही, तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ बेसिकली 3 years आई गेस, 1996, 1997, 1998. यस, सो सबसे पहले मुझे हेडिंग डालनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट नॉट फुली डेप्रिशिएटेड, पूरी तरह से डेप्रिशिएट नहीं हुआ. हेडिंग आएगी मेरे पास कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन expense by
यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस तरह से हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ वापस शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले के थ्रू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एनुअल डेप्रिसिएशन expense is equal to cost minus salvage value divided by estimated life in years, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट जो कि मेरे पास गिवन है, मैं वापस आपके साथ शेयर करूँ। 10,000 जो है इक्विपमेंट की कॉस्ट थी, ठीक है। 10,000 इक्विपमेंट की कॉस्ट थी और सेल्वेज वैल्यू थी इक्विपमेंट की 2,000 और एस्टिमेटेड लाइफ के मतलब ये इक्विपमेंट कितने साल जो है वो काम कर सकती है, वो थी 4, ठीक है। लेकिन 4 साल से पहले ही, क्योंकि उसकी एस्टिमेटेड लाइफ तो 4 साल थी, लेकिन क्योंकि 1996 से लेकर सिर्फ 1998 तक वो इस्तेमाल हुई, फिर वो बेच दी गई वो मशीन, तो हमने पूरी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कंज्यूम नहीं की, ठीक है। हमने उसको पहले ही बेच दिया, तो इसलिए ये नॉट फुली डेप्रिशिएटेड भी कहलाएगा ये, और डिस्पोजल भी कहला सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं इसे। 10,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 2,000 पर एनम। मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइन का मेथड फॉलो करते हैं तो एक साल में इस इक्विपमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अप्लाई होगा वो 2,000 है, ठीक है। अब मुझे चार्ट मेंटेन करना है जो कि मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का स्केड्यूल बनाती हूँ। सबसे पहले मैं वो मेंटेन करूँगी, फिर मैं देखूँगी कितने साल कितना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी स्ट्रेट लाइन के थ्रू 3 सालों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट कर सकते हैं। और सबसे पहले ईयर्स मेंशन है, उसके बाद मेंशन है ईयर्स आप यहाँ पे मेंशन करोगे, यहाँ पे आप वर्किंग के लिए कॉलम लेफ्ट करोगे, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। एंड यू कैन मेक द कॉलम ऑफ बुक वैल्यू एज वेल। अगर आपको बुक वैल्यू की रिक्वायरमेंट है या बुक वैल्यू आपको नीड है कि आप निकालो बाबा ताकि आपका जो है फॉर्मूला रिकॉल हो, तो आप एक बुक वैल्यू का कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मुझे रिकॉल ये करना है कि मैंने मशीन परचेज़ की थी 1996 के अक्टूबर, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देती हूँ। अक्टूबर की 1 तारीख को 1996 को मैंने जो है मशीन परचेज़ की थी, इक्विपमेंट परचेज़ किया था। तो अगर मैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कैलकुलेट करूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 महीने मैंने इस्तेमाल किया है उसको 1996 में। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड जो मैं पर ईयर का निकाल देती हूँ एक साथ, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ अगर महीने कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो अगर मैंने पूरे साल इस्तेमाल किया होता तो सेम 2,000 सेम एज इट इज़ ऐसे ही आ जाता, क्योंकि अगर 2,000 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 12 2,000 ही आता, तो मुझे वो वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि मैंने 1996 को सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल किया है मशीन को, इक्विपमेंट को, इसलिए मैंने 2,000 को मल्टीप्लाई किया 3 से, डिवाइड किया 12 से, तो मेरे पास उस साल इतना एक्सपेंस लगा, उसके ऊपर 500 और अलाउंस भी मेरा 500 ही है। 1997 को मैंने पूरे साल इस्तेमाल किया तो मैं 2,000 लिखूँगी, मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 12 सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे मुझे शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2,000 मैंने 5,000 प्लस किया 2,500। मैंने 1998 को वो इक्विपमेंट सोल्ड आउट कर दिया था। अगर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूँ तो मैंने कब सोल्ड आउट किया है, ऑन April 30, 1998। मतलब मैंने जैन से लेकर अप्रैल तक जो है उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया 1998 को। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने मैंने उसको इस्तेमाल किया है 1998 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिसंबर नहीं ऐड करूँगी, सॉरी, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी April 30, 1998 और मैं 2,000 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 से। मैं 2,000 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 से, क्योंकि मैंने 4 महीने यूज़ किया है 1998 को, तो मेरे पास कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 667। जब मैं 667 को मैं प्लस करूँगी 2,500 में, मेरा टोटल अलाउंस आ जाएगा 3,167। मैंने सिर्फ 4 महीने इस्तेमाल किया 1998 को, क्योंकि तब अप्रैल की 30 तारीख को तो मैंने सोल्ड आउट कर दिया। तो उसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ 4 महीने यूज़ किया 1998 को। 1997 को मैंने पूरे साल इस्तेमाल किया, ठीक है।
और 1996 को मैंने क्योंकि परचेज़ ही अक्टूबर में किया था तो मैंने सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल किया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट ये करना है कि जब मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊँगी तो मुझे लॉस होता है गेन होता है। अच्छा, वर्किंग नंबर 1 मैंने इसलिए मेंशन किया है यहाँ पे क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड है। मतलब उन्होंने मुझसे कहा है कि आप डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट की एडजस्टिंग एंट्री बनाएं या जर्नल एंट्री, कुछ भी कह सकते हैं हम, बट मैं एडजस्टिंग एंट्री या जर्नल एंट्री मेंटेन नहीं कर सकती जब तक मेरे पास वैल्यू ना हो। तो वैल्यू मुझे इस वर्किंग के थ्रू कंप्यूट होगी। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। इसका मतलब आप कैलकुलेट करो कि आपको लॉस हो रहा है गेन हो रहा है जब आप मार्केट में बेचने जाओगे वो इक्विपमेंट जो कि आपने ऑलरेडी इस्तेमाल करी हुई है, तो आपको लॉस होता है गेन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंप्यूटेशन करने के लिए मुझे हेडिंग डालनी होती है कॉस्ट ऑफ। सबसे पहली जो मेरी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली जो मैं वैल्यू लिखूँगी कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन। मतलब जब मैंने इसको ख़रीदा था तो उसकी कॉस्ट क्या थी, 10,000। इक्विपमेंट 10,000 कॉस्ट थी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 10,000। ठीक है, और उसके ऊपर टोटल अलाउंस कितना लग गया। बेसिकली मुझे यहाँ पे बुक वैल्यू कंप्यूट करनी है, और बुक वैल्यू तो हमेशा कंप्यूट ही ऐसे होती है कि कॉस्ट में से जब मैं टोटल अलाउंस और डेप्रिसिएशन लेस कर देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी बुक वैल्यू क्या है। मतलब जो पहले इसकी कॉस्ट थी उसके बाद इसकी इस्तेमाल करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी गिरी है। ठीक है, तो वो मुझे पता चलता है किस तरह से, जब मैं अलाउंस लेस करती हूँ तब। तो मैं 10,000 में से जब मैं लेस करूँगी 3,167 जो कि इसका अलाउंस था, जो कि मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया, तो मेरे पास आएगी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। मतलब 10,000 थी उसकी, मैंने इस्तेमाल करने के बाद उतना अलाउंस उसके ऊपर लगा, तो उसके बाद उसकी कितनी वैल्यू बची। जब मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी तो उसमें से मैं लेस कर दूंगी वो वैल्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब जब मैं मार्केट में बेचने गई तो उसने मुझसे कहा कि आपकी ये जो मशीन है वो 1500 में बिक जाएगी, 1500 लेंगे हम इसके, 1500 आपको देंगे। ठीक है, तो जो मैंने जो बुक वैल्यू लगाई थी कि अब इसकी बुक वैल्यू ये रह गई, इसकी वैल्यू इस मशीन की ये रह गई 6,833। वो जब मैं बेचने गई तो उसने मेरी मशीन कितने में बेची, कितने पैसे मुझे पे किए, सिर्फ 1500। ठीक है, तो मुझे लॉस हो रहा है और अच्छा खासा लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, और मुझे कितना लॉस हो रहा है, 5,333। याद रखिएगा जब भी प्लस में आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं आया, बुक वैल्यू ज़्यादा थी और कम में सेल हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा थी और ये नीचे वाली वैल्यू कम थी, तो हमने जब इसमें से ये वाली अमाउंट लेस की तो मेरा आंसर भी प्लस में आया है। तो अगर आंसर प्लस में आएगा तो आपको लॉस होगा, और अगर माइनस में आता तो मुझे गेन होता है। ठीक है, जब मैं गेन का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताऊँगी इसकी किस तरह से जर्नल एंट्री मेक करते हैं। पहले मैं आपको फिर एक बार रिव्यू दे दूँ कि कॉस्ट आप लिखोगे, जो कि कॉस्ट मशीन की थी, इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी आप वो राइट करोगे यहाँ पे। उसके बाद उसमें से लेस करोगे अलाउंस, जो कि उस पर अप्लाई हो चुका है। यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद कितना इसके ऊपर अलाउंस लगा है, अलाउंस और डेप्रिसिएशन 3,167। उसके बाद जो उसकी बुक वैल्यू आई, जब मैं मार्केट में गई तो उसने मेरी जो इक्विपमेंट एक्सेप्ट किया वो किया उसने सिर्फ 1500 में, तो मुझे 5,333 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंप्यूट करते हैं कि अगर कभी हम इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके बेच देते हैं तो किस तरह से उसका डिस्पोजल कैलकुलेट होता है और किस तरह से मुझे पता चलता है कि मुझे गेन हुआ है लॉस, वो हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।